मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उसकी प्रगति के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पूर्व महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश का दौरा किया। उन्होंने जनता को आंदोलन के कार्यक्रम से अवगत कराया। 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि का परित्याग कर दिया। सैकड़ों व्यक्तियों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी। बहुत से छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और वे राष्ट्रीय संस्थाओं में भर्ती हुए। हजारों वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अनेक स्थानों से राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। लोगों ने स्वदेशी वस्त्र को अपनाया। चरखा का प्रचलन हुआ। मादक पदार्थों के विरुद्ध आंदोलन चला। राष्ट्रवादियों ने व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार किया। जनता ने कई स्थानों पर मतदान में भाग नहीं लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनप्रतिनिधियों के स्थान पर व्यवस्थापिका सभाएं सरकार के वफादारों से भर गई। 1921 ईस्वी में कनौज के ड्यूक भारत आए। कांग्रेस ने उनके आगमन का बहिष्कार किया। वे जहां भी गए उनका स्वागत हड़तालों से हुआ। इस साल प्रिंस ऑफ वेल्स भी भारत आए। उनका स्वागत भी बहिष्कार से किया गया। जिस दिन वे भारत पधारे समस्त देश में मनाई गई। बम्बई बंदरगाह उतरते ही भारी दंगा हो गया। युवराज जहां जा गए जनजीवन नगरों ने उनका स्वागत किया और उनके विदेशियों को उस दिन विवश होकर व्रत रखना पड़ा, क्योंकि होटल के नौकर भी हड़ताल पर थे। जुलाई 1921 ईस्वी में गांधी के आह्वान पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ओजपूर्ण भाषण देने के कारण अली बंधुओं को बंदी बना लिया गया और 2 वर्ष की सजा दी गई। सरकार ने गांधी जी से समझौता करना चाहा, लेकिन वे तब तक समझौते के लिए तैयार नहीं हुए जब तक कि अली बंधुओं को मुक्त नहीं कर दिया जाए। इस प्रकार आंदोलन का रूप काफी व्यापक हो गया। इसके पूर्व भारत में इतना बड़ा जन आंदोलन कभी नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में, जब से भारत का संबंध ब्रिटेन के साथ स्थापित हुआ, इससे इतिहास में जनता का क्षोभ तथा उत्साह इस सीमा तक पहले कभी नहीं पहुंचा था। इस दीर्घ काल में देश को इतने अधिक सुपुत्रों की स्नेहपूर्ण तथा अडिग सेवा पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी। जनता का अपनी योग्यता में तथा अपनी कठिनाइयां स्वयं दूर कर लेने की क्षमता में इतना प्रबल विश्वास पहले कभी नहीं रहा था। सरकार का दमन चक्र। सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता न हो सकने के कारण परिस्थिति और भी बिगड़ गई। सरकार के सामने आंदोलन को कुचलने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। स्थानीय अधिकारियों को बिना किसी हिचकिचाहट के दमन का आदेश दिया गया। कांग्रेस स्वयंसेवक दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सारे देश में गिरफ्तारियां हुई। मारपीट, लाठी, दंड और गोलीकांड सरकार के लिए साधारण बात बन गई। लगभग 50,000 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी बड़े नेता जेल में ठूंस दिए गए। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार द्वारा चलाए गए दमन चक्र के प्रतिक्रिया स्वरूप अहमदाबाद अधिवेशन दिसंबर 1921 ईस्वी में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इस हेतु महात्मा गांधी को कार्यवाही अधिकारी नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने भारत के वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार की कठोर दमन नीति की निंदा की और उसे यह चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के अंदर वह अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेगा तो कर नहीं दो आंदोलन आरंभ होगा। अत्याचार और दमन के इन्हीं दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में हुआ। अधिवेशन में घोषणा की गई कि कांग्रेस असहयोग के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाएगी। गांधी जी को आंदोलन का डिक्टेटर भी नियुक्त किया। गांधी जी ने शासन को यह चेतावनी दी कि यदि वह अपना दमन चक्र बंद नहीं करता तो उसे सशक्त अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। अहमदाबाद अधिवेशन के बाद असहयोग आंदोलन और तीव्र हो गया। वह नगरों से निकलकर गांव-गांव तक फैल गया। किसानों ने मालगुजारी न देने के आंदोलन चलाए। अब तो नगरों के बाजारों और गलियों के साथ
देश के खेत और खलिहान भी स्वराज्य के उन्माद में बावले हो उठे। बारडोली में गांधी जी ने स्वयं एक आंदोलन का नेतृत्व किया, चोरा चोरी और आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था। उस समय चोरा चोरी की हिंसक घटना ने संपूर्ण आंदोलन को ही बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी गांव उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में कांग्रेस की ओर से एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयत्न किया, जिसमें सत्याग्रहियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। इससे सत्याग्रहियों ने उत्तेजित होकर एक थानेदार और 21 सिपाहियों को थाने में खदेड़ दिया और थाने में आग लगा दी। इस घटना से अहिंसावादी गांधी जी को तीव्र आघात पहुंचा। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस के कार्य समिति की एक बैठक आमंत्रित की, जिसमें उनके द्वारा चोरा चोरी घटना के आधार पर आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया और रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया, जिससे कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती करना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध और पंचायत संगठित करना सम्मिलित था। इस प्रकार असहयोग आंदोलन का अंत हो गया। असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर गांधी जी की आलोचना। असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने से गांधी जी की तीव्र आलोचना की गई। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाजपत राय ने जेल से ही गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था, एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देना गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। इसके अतिरिक्त आंदोलन के स्थगन का हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। श्री पोलक लिखते हैं कि इसके बाद मुसलमान कांग्रेस से खिंचते चले गए तथा एक बार फिर उस विश्वास तथा बंधुत्व की प्रतिष्ठा करना असंभव हो गया जो अल्पकाल में इन दोनों जातियों के बीच देखी गई थी। संभव है कि चोरा चोरी कांड के अतिरिक्त कुछ अन्य घटनाओं में ने भी गांधी जी के निर्णय को प्रभावित किया हो। जैसा कि पंडित नेहरू ने लिखा है, आंदोलन केवल चोरा चोरी के कारण स्थगित नहीं किया गया, वरन वास्तविकता यह थी कि यद्यपि बाहर से हमारा आंदोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता था और वह बड़ी बड़ी प्रगति कर रहा था, किंतु आंदोलन अंदर से छिन्न भिन्न हो रहा था। यह आंदोलन स्थगित नहीं किया जाता तो सरकार के द्वारा खूनी पद्धति से आंदोलन का अंत कर दिया जाता और आतंक का एक ऐसा राज स्थापित हो जाता जो जनता के उत्साह को समाप्त ही कर देता। कारण जो भी हो, आंदोलन का स्थगन ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इससे जनता को निरुत्साहित और किम करते हुए मूड कर दिया। कारण चाहे जो रहा हो, उस समय अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर देने से सारा देश स्तब्ध रह गया। देश एक जीती हुई बाजी हार गया। अब तक जिस शासन को गांधी जी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उनके हौसले बढ़ गए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ साथ शासन द्वारा देश में दमन का एक नया चक्र प्रारंभ हो गया। असहयोग आंदोलन की दुर्बलताएं। पहला है राजनीति में धर्म का प्रवेश। असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलता राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान सहयोग की स्थापना के लिए ऐसा किया था, परंतु इसका दूरगामी प्रभाव हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में ही प्रकट हुआ। वास्तव में खिलाफत के प्रश्न को भारतीय राजनीति से संबंधित करना अविवेकपूर्ण कार्य था। कमाल पाशा के नेतृत्व में 1922 में टर्की एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया था और 1922 में खिलाफत का अंत कर दिया गया था। आंदोलन को एकदम स्थगित करने से हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ा और अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़के। मजूमदार का कहना है कि गांधी जी द्वारा हिंदू मुसलमान एकता के लिए चुना गया आधार बहुत कमजोर था। दूसरा है जन आकांक्षाओं की पूर्ति न होना। असहयोग आंदोलन से भारतीयों में जिन उच्च आशाओं ने जन्म लिया था, उनमें से किसी के भी पूरे हुए बिना आंदोलन स्थगन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन न केवल अविवेकपूर्ण वरन बालक सदृश भी था।
यह ठीक है कि आंदोलन पूर्णतया अहिंसात्मक नहीं रह सका, परंतु इसकी जिम्मेदारी केवल गांधी जी की ही नहीं थी, ब्रिटिश सरकार की भी थी। सरकार ने शांतिमय सत्याग्रहियों और जनता पर जो अमानुषिक अत्याचार किए, उसी के कारण बम्बई, चोराचोरी आदि स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएं घटी। इसलिए महात्मा गांधी को इन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय सरकार पर डालनी चाहिए थी। तीसरा है अविवेकपूर्ण कार्य। असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देना अविवेकपूर्ण ही था। साधारण अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि यह आंदोलन कुछ समय तक और चलता रहता तो सरकार को कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता। श्री वीपी मेनन लिखते हैं कि यदि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन उस समय समाप्त नहीं कर दिया जाता, जबकि ये शासन के लिए अत्यधिक चिंता विषय बन रहा था, तो संभवतः सरकार भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य करने को बाध्य हो जाती।